हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। इससे पहले हमने वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और उससे भी पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो न्यायपालिका है, इससे आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये बहुत बेनिफिट देंगे, क्योंकि इसमें मैं जितने टॉपिक आपको कवर कराऊंगी इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायपालिका, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो न्यायपालिका, देखिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम भाग 5 पढ़ेंगे करके मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भाग 5 है उसमें हम एक तो विधायिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे और न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो जो कानून का निर्माण करती है उसे विधायिका बोलते हैं और जो कानून को लागू करवाती है वो कार्यपालिका है। और अगर मान लो किसी ने कानून का उल्लंघन किया या कोई विवाद हुआ तो हम किसकी शरण में जाते हैं? न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। ठीक है, तो आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने कार्यपालिका भी पढ़ लिया है, विधायिका भी पढ़ लिया है, अब आज हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका में देखते भारत में एकल न्याय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एकल न्याय व्यवस्था है। तो एकल न्याय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये जो एकल न्याय व्यवस्था है वो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें शीर्ष में सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंचा, देखिए पिरामिड देखिए, सबसे ऊपर में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और इसके अधीन हाई कोर्ट है और उसके अधीन लोअर कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या होगा? हाई कोर्ट, मतलब जो भी राज्य है, राज्यों के अधीन जो भी राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। और जो जिला न्यायालय हो गया, जो लोअर कोर्ट है, सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय जो बोलते हैं ना, वो सब हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पद सोपान के रूप में है। ठीक है, पद सोपान के रूप में है, मतलब अलग से पृथक पृथक अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, मतलब कार्य नहीं करते है ना। किसके अधीन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अधीन लोअर कोर्ट। ठीक है, एक पद सोपान के रूप में है। यही आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। देखिए जो भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने यहाँ लिखा है 25 उच्च न्यायालय हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि राज्य तो ज़्यादा है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, फिर उच्च न्यायालय सिर्फ 25 कैसे, है ना। तो ये आप जब लेक्चर अंत तक देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और अगर डाउट नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि डाउट हो, है ना। और आप कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अधीन जिला में क्या होता है? जिला और सत्र न्यायालय। और अगर महानगरों की बात करूं तो महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ठीक है, सिटी सिविल सेशन न्यायालय, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ठीक है, तो ये सब क्या है? महानगरों के न्यायालय हैं। और अगर आप जिला न्यायालय की बात करें तो उसमें आपको दो तरह से देखने को मिलेगा, एक तो सिविल और एक फौजदारी। ठीक है, तो जो सिविल न्यायालय है उसके अधीन आप मुंसिफ न्यायालय देखेंगे, ग्राम पंचायत देखेंगे, ग्राम न्यायालय देखेंगे, मतलब ठीक है, न्याय पंचायत जो बोलते हैं। और अगर फौजदारी न्यायालय या दांडिक सेशन न्यायालय की बात करूँ तो इसके अधीन आपको मजिस्ट्रेट का न्यायालय देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो पंचायत अदालत है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहले तो आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ने से पहले कम से कम इतना कंपैरिजन फॉर्म में याद होना ही चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का था कि हाई कोर्ट का था कि अधीनस्थ मतलब लोअर कोर्ट का था, है ना। तो आपको पहले तो ये याद करना है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और अधीनस्थ मतलब लोअर कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? भाग 5 में पढ़ते। सुप्रीम कोर्ट किस में पढ़ते हम? भाग 5 केंद्र के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट भाग 6, लोअर कोर्ट भाग 6। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भाग 5, हाई कोर्ट भाग 6, लोअर कोर्ट भाग 6। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 है, हाई कोर्ट का 214 है और लोअर कोर्ट का 233 है। आपको तो ये याद रखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट का 124 है, हाई कोर्ट का 214 है और लोअर कोर्ट का 233 है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति
तो अब आपको ये तीनों को कंपेयर करके याद रखना है ताकि एक साथ याद हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति से राष्ट्रपति करता है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। और हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी ना, न्यायिक शक्तियां, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, कि उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब देखिए लोअर कोर्ट, तो लोअर कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, और लोअर कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। अब कार्यकाल देखते हैं, तीनों का एक साथ याद रखना है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक, और लोअर कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक होता है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयु भी घट रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का 65, हाई कोर्ट का 62 62, और लोअर कोर्ट का 60, ठीक है। अब देखते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ जो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट है उस संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होगा वो शपथ दिलाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में, और उसके न्यायाधीश है उनको नियुक्ति कौन दिलाएगा? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, ठीक है। अब लोअर कोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो लोअर कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। अब त्यागपत्र की बात आती है, तो दिमाग में तो ये सेट कर लीजिए कि जिन्होंने नियुक्ति दी है हम उन्हें ही त्यागपत्र देंगे। जो नियुक्ति करता होता है हम उसे ही त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, इसलिए ये दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और जो लोअर कोर्ट है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा था? राज्यपाल, इसलिए ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। इस इमेज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आगे आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, इसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इनकी अर्हताएं यानी योग्यता क्या है, और कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय किस में है? भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 124 में है, और क्या है? वर्ष मतलब 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। और उस समय जब इसकी स्थापना हुई तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, ठीक है। कितनी थी? 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है ना। तो संसद इसमें संख्या में परिवर्तन कर सकती है। तो अब वर्तमान में, ठीक है, जब स्थापना हुई 1950 में तब न्यायाधीश कितने थे? 8, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 7, ठीक है। अब वर्तमान में कितने हैं? 34 मुख्य न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। 34 है अभी, टोटल कितने हैं? 34, 34 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह कौन करेगा? राष्ट्रपति, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करता है? कॉलेजियम की सलाह से। तो ये जो कॉलेजियम है, ये कॉलेजियम पद्धति, इसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। उनके
जो सलाह के अनुसार जिसको उन्होंने नाम जिसको फॉरवर्ड किया उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें बीच में अभी बहुत विवाद चल रहा था। क्यों? क्योंकि संसद ने क्या किया, 99 अमेंडमेंट यानी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत, ठीक है, क्या किया, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 लाया। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति मतलब NJAC। ठीक है, मतलब ये जो अधिनियम है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के तहत जो भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के तहत होती थी ना, उसको बदलकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC, ठीक है, के तहत कर दिया। मतलब जो नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से हो रही थी अब किससे होने होगी करके NJAC करेगा करके। तो इसमें विवाद हुआ क्योंकि जो हमारी भारत की न्यायपालिका है वो कैसी है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जो NJAC थे उसमें जो 2 सदस्य थे वो कार्यपालिका से संबंधित थे। इसलिए न्यायपालिका के पास मतलब न्यायपालिका के पास एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में। तो उसने न्यायिक समीक्षा की, इस संशोधन की, और इस संशोधन को रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया, संविधान का उल्लंघन करके इस 99 जो अमेंडमेंट था उसको रद्द कर दिया। और अब अभी भी वर्तमान में जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की वह कॉलेजियम प्रणाली से होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ से, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम प्रणाली से करता है। और जो NJAC है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत हुई थी। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के तहत, और अब ये क्या है, रद्द हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अन्य तथ्य। कुछ इतिहास के बारे में बता दूं मैं इसको आपको। तो जो सुप्रीम कोर्ट हम अभी देखते हैं ना, हम इतिहास में अगर पढ़ेंगे तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और जब हम इसका संविधान का भी संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारे एक्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको अभी क्या याद रखना है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में हुई। ठीक है, 1774 में कहाँ हुई, कोलकाता में हुई। और इस समय जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में 1773 में, तो उस समय 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य था और 3 अन्य थे। ठीक है, तो उसमें 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य कौन था, सर एलिजा इम्फे थे। ठीक है, एलिजा इम्फे करके थे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे लिमिस्टर, चेम्बर्स और हाइट। ठीक है, लिमिस्टर, चेम्बर्स और हाइट। तो अब आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में हुआ, जिस समय सिर्फ 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य, 3 अन्य। ठीक है, अब देखते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, क्योंकि हमारे संविधान की बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ली हुई है। तो इसी के तहत 28 जनवरी 1950 को, जैसे हमने भी पढ़ा ना गठन में, 28 जनवरी 1950 को भारत में प्रथम बार स्वतंत्र भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, और उस समय जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे, हीरालाल जे कानिया। मैंने कहा स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, है ना। देखो, जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न्यायाधीश नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्फे, लेकिन अभी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, अब योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी को न्यायाधीश बनना है तो सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट में या तो 5 साल का न्यायाधीश के पद में कार्य किया हो या फिर उसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है तो आपको हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक मतलब न्यायाधीश मतलब जज रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट में क्या रहा हो, जज रहा हो, या फिर उसी हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, वकालत किया हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर पूरा करता है तो वो भारत का मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। इनका कार्यकाल देखें
तो कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल मैंने आपको बताया था 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट, 62 हाई कोर्ट और 60 लोअर कोर्ट, है ना। तो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को लिखित, अगर मान लो इससे पहले उसको त्याग पत्र देना है या पद छोड़ना है तो कैसे करेगा? त्याग पत्र देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। लिखित रूप से राष्ट्रपति को, मैंने कहा ना जिसको जो नियुक्ति करता है हम उसी को ही त्याग पत्र दे सकते हैं। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। और अगर वो त्याग पत्र भी नहीं दे रहा है और उसकी 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण नहीं हुई है और अगर मान लो हमें उन्हें पद से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, सेम वैसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। बहुत जटिल होता है ये, ठीक है। तो देखिए महाभियोग वर्ड जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है, अन्य के लिए नहीं। लेकिन ये महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि इनका जो आधार होगा ना हटाने का, वह सिद्ध कदाचार होगा, असमर्थता होगा, है ना, कदाचार होगा, असमर्थता होगा, है ना। इसी के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, जो न्यायाधीश है उनको हटा सकते हैं। और इसके लिए दोनों सदनों के द्वारा पारित होगा विशेष बहुमत, है ना। दोनों सदन क्या करेंगे? विशेष बहुमत से पारित करेंगे, तब राष्ट्रपति हटाएगा। कौन? राष्ट्रपति ही हटाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन कैसे? दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा? जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटा सकेगा, ठीक है। तो दोनों सदनों में और क्या क्या मतलब आपको याद रखना है इसमें, जैसे कि अगर लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो 100 सदस्य, और अगर राज्यसभा में प्रस्तुत हो रहा है तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। उसके बाद ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उस पर जो भी चर्चा होनी हुई, और दोनों सदनों से कैसे पास होना चाहिए? विशेष बहुमत, यानी 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 और कुल जो सदस्य संख्या है उसके पूर्ण बहुमत से, ठीक है। विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। तो इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। पेंशन और भत्ते, तो पेंशन और भत्ते संसद निर्धारित करेगी। कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। भारत की संचित निधि पर भारित होगा, ठीक है। क्या होगा? भारित होगा। संसद संचित निधि पर भारित होगा। सदन में इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, इस पर सदन में मतदान नहीं हो सकता, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने वहां देखी, जैसे सेम वही है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है, कैसे? विशेष बहुमत के द्वारा। और कौन आदेश देगा ऐसा? राष्ट्रपति, ठीक है। जब संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डील कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां कैसी है? किस किस टाइप की शक्तियां उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उसके बारे में जरा देखें। तो सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, यानी मूल क्षेत्राधिकार का अधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का है, परामर्शी यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ठीक है। और अगर अन्य अधिकार देखें तो मौलिक अधिकारों की रक्षा शक्ति, है ना, रक्षा करने की शक्ति है उनके पास। 5 प्रकार के रीट जारी करते हमने पढ़ा था ना मौलिक अधिकार वाले लेक्चर में, ठीक है। संवैधानिक न्यायपीठ की स्थापना करना, अभिलेख न्यायालय के रूप में है। अभिलेख न्यायालय का बार बार पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो 129 में है। और अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभी जैसे जो भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहियाँ हो रही है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड के रूप में रखना किसका कार्य है? अभिलेख न्यायालय का, ठीक है। तो देखिए, मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे मामले जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीधा याचिका दायर कर सकते हैं ना, मूल क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। तो ऐसा है कि हम हर किसी विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। एक हायरार्की बनी हुई है कि हम पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से संतुष्ट नहीं हुए तब हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं हुए तब सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो गया, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो गया तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर 2 राज्यों के मध्य विवाद हो गया तो दोनों राज्यों के पास तो अपने अपने हाई कोर्ट है, किस हाई कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो उसका विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जो मौलिक अधिकार से संबंधित मामले हैं उसके लिए भी हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए
अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम जैसे संवैधानिक अपील कर सकते हैं, दीवानी अपील कर सकते हैं, फौजदारी, विशेष, ऐसे टाइप के अपील कर सकते हैं। संवैधानिक अपील मतलब जैसे संविधान की अगर व्याख्या चाहते हैं, हम संविधान में कुछ शब्द हमको समझ नहीं आ रहे हैं तो उसकी व्याख्या कर चाहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है, हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ हाई कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, वैसे दीवानी अपील है उसके लिए भी हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेकर हम दीवानी संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दीवानी संबंधित मामले क्या होते हैं, जैसे शादी हो गया, दहेज हो गया, भूमि विवाद हो गया, ये सब दीवानी मामले हैं। ठीक है, फौजदारी के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट से क्या चाहिए, प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, और इसमें कैसे केस आते हैं, क्रिमिनल केस आते हैं, जो आपराधिक मामले की सुनवाई होती है। ठीक है, और विशेष जो मामले होंगे वो कैसे होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे जम्मू कश्मीर था या इस टाइप के जो किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। किसी भी जो मामले हैं उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या शक्ति है। तो देखो, उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मैंने आपको बताया ना, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहले फैसला दिया था, है ना, या फिर संविधान में कोई संशोधन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या कर सकता है, एक समीक्षा कर सकता है। जैसे मैंने अभी 99 संविधान संशोधन के बारे में बताया ना, उसकी समीक्षा की और उसको क्या कर दिया, संविधान के विरुद्ध पाया तो उसको रद्द कर दिया। तो ये शक्ति किसके पास है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, सलाहकारी शक्ति में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह ले सकता है, और दोनों एक दूसरे के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति की सलाह माने या ना माने, वैसे ही राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये सलाहकारी जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है वो यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट में क्या है, यह तो भाग 6 में है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से 231 में है। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर हाई कोर्ट का अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो 214। ठीक है, 231 कुछ न कुछ प्रावधान है। ठीक है, सर्वप्रथम 1862 में एक साथ 3 प्रांतों में, जैसे कलकत्ता हो गई, बम्बई, मद्रास, ये तीनों में 1862 में एक साथ हाई कोर्ट का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 1862 में हुआ था। 3 प्रांत कौन से थे आपके, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। फिर 1866 में चौथा उच्च न्यायालय बना। ठीक है, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई, और अभी वर्तमान में कितने हैं, 25। लेटेस्ट में कौन बना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये करंट के लिए आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ वर्क दूंगी तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और जो आप खुद खोजेंगे तो उसका आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो 25वां उच्च न्यायालय, 25वां हाई कोर्ट लेटेस्ट में कौन बना, कब बना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गठन। तो मैंने बताया आपको अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन अनुच्छेद 231, यहाँ पे 231 यह कहता है कि 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक जो भी राज्य हैं उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसलिए हमारे पास वर्तमान में कितने अभी हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पुदुचेरी हो गया, है ना, आपका दादर नगर हवेली हो गया, ये जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये तीनों का क्या है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तीनों का एक ही है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। वैसे ही कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मतलब एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और ये भी कार्य आपका है कि कौन से
क्षेत्र में, मतलब 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय है, उसकी लिस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 231 के तहत 2 या इससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, है ना। इसलिए हमारे जो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। अब नियुक्ति देखते हैं। तो मैंने तो बताया ना, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कॉलेजियम प्रणाली से हो गई, ठीक है। अब अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे सलाह लेगा, ठीक है। उस जो भी राज्य के हाईकोर्ट के लिए कर है तो उस राज्य के पर्टिकुलर, मतलब संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा, ठीक है, ठीक है। किससे किससे ले रहा है? जैसे किसी छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उससे सलाह लेगा। प्लस हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल होंगे उससे सलाह लेकर यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। राज्य जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे, इससे करेगा। अब मान लो हाईकोर्ट में ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो सीजेआई से तो लेगा ही, राज्यपाल से भी लेगा, प्लस जो मुख्य न्यायाधीश की हाईकोर्ट में नियुक्ति की है ना, उससे भी सलाह लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हाईकोर्ट में नियुक्ति होती है। अब योग्यता देखते हैं। तो जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है। हाईकोर्ट में या किसी अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या किया हो? वकालत किया हो। कम से कम 10 वर्ष तक, अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, या ठीक है, या कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है। तो ये योग्यता है। कार्यकाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को, है ना। और अगर इसको हटाना है तो फिर दोनों सदनों में पारित विशेष बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। सेम वैसे ही है, ठीक है, सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर, ठीक है। चलिए, वेतन और भत्ते देखते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया वैसी सेम है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। हाई कोर्ट और इससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लोअर कोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जितना मैंने बताया ये सफिशियंट है। आप इसे एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाइए, पढ़ के जाइए। आपसे न्यायपालिका से संबंधित तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसका डिटेल वीडियो लेक्चर अलग से जो क्लासेस होंगी संविधान की, उसमें मैं आपको सारे टॉपिक, अभी तो क्विक एंड फास्ट पढ़ रहे ना, फिर डिटेल लेक्चर भी होगा जिसमें और अच्छे से बताऊंगी। ये एकदम क्विक एंड फास्ट है ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो, याद हो, ठीक है। तो आई होप अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल पर बने रहेंगे। जितने जल्दी यहाँ लोग जुड़ेंगे हम उतने जल्दी ही अदर टॉपिक भी कवर करते जाएंगे और अदर सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और इसका लिंक, मतलब इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।